क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2-3 दिन पहले जो है कोई आदेश जो इसमें उन्होंने कहा है कि ये जो काशी और मथुरा, उसने कहा है कि इस कानून के तहत इनको नहीं लाया जा सकता है। ये क्लियर हो जाएंगी कि वो जो है जिसको वो फाउंटेन कर रहे हैं वो फाउंटेन है या वो हमारे शिवलिंग है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में साफ है कि आप इस तरह का पिटिशन नहीं ला सकते, आप इस तरह की याचिका ला ही नहीं सकते। लेकिन जो हिंदू पक्ष की तरफ से आर्ग्यूमेंट उठी है वो ये है कि हम इसका रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं करना चाहते, हम ये आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या है। तो कोर्ट को ये भी थोड़ा बैलेंस करके देखना होगा कि अगर श्रृंगार गौरी मंदिर में शुरुआती तौर से पूजा होती रही है तो क्या उसका रिलीजियस कैरेक्टर आप किस तरह से मानेंगे। दूसरी बात लेकिन उसकी ये भी कि मंदिर में भी पूजा साल में 2 बार होती रही है, लेकिन मस्जिद में भी लगातार नमाज पढ़ी जा रही है। मस्जिद को भी बाकायदा वक्फ एक्ट के अंदर नोटिफाई करके मस्जिद बनाया गया है। तो किसी न किसी तरह से कोर्ट को, सरकार को इस चीज को बैलेंस करना होगा। जिस तरह जो ये कहा जा रहा है कि एक तरफ बात साबित हो जाए, वो मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं होने वाला है। ज्ञानवापी मामला और कोर्ट का आदेश, सबको इंतजार कि श्रृंगार गौरी में आखिर कोर्ट क्या आदेश देगा, क्योंकि रिजर्व ऑर्डर हो चुका है। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उसमें सुभाष नंदन, दीपक सिंह हिंदू पक्ष के वकील, और अनीशा माथुर हैं हमारे साथ जो लीगल करस्पॉन्डेंट हैं इंडिया टुडे ग्रुप से। शुरुआत में सुभाष नंदन जी से करूंगा। सबसे पहले सुभाष जी, पूरे केस में आप शुरुआत से रहे हैं, कल जो अब बड़ा दिन एक तरह से है ज्ञानवापी को लेकर आज का, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज जो फैसला आना है ये एक ऐतिहासिक क्षण है। आज का दिन भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक पल होगा। भारत के इतिहास में गौरवमयी दिन की शुरुआत होगी और भारत के इतिहास को कहा जाए न्यायिक माध्यम, भले न्यायालय बन रहा है, ये एक मील का पत्थर आज का फैसला ये जो आएगा वो साबित होने जा रहा है। चूंकि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करके उसकी आड़ में, उसकी दीवार के पीछे खड़े होकर इन्होंने कहा कि ये जो है 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये इस दावे को जो है बाधित कर रहा है और इस कानून के तहत ये जो है ये दावा चलना ही नहीं चाहिए। क्योंकि इस कानून में है कि 1947 15 अगस्त 1947 की जो स्थिति थी, नरसिंहा राव सरकार थी, उन्होंने एक काला कानून बनाया जिसके तक सारे अधिकार जो है हिंदुओं का छीन लिया गया कि कोई अगर अतिक्रमण करके, ध्वस्त करके, अवैध तरीके से अगर किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया है, भले वो इस्लामिक आक्रांता, मुगल आक्रांताओं ने बनाया है, उसकी मांग आप रिवर्स करने की मांग आप नहीं कर सकते हैं, उसको पुनः नहीं। एक ऐसा कानून बनाया गया जिसकी आड़ में ये खड़े होकर इन्होंने जो है कहा कि ये जो आपका दावा है ये इसको बाधित कर रहा है, इसलिए ये इसको खारिज कर दिया जाए। हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने भी इसको खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, इस पे सुनवाई माननीय जिला जज कर ले, में जो जिला अदालत है वो करे और इस पे फैसला ले ले प्रायोरिटी से। तो जिसकी सुनवाई पिछले 2 महीने से लगातार चल रही है और आज जो है फैसले का दिन है और आज फैसला हमारे पक्ष में आएगा। चूंकि ज्ञानवापी परिसर जो है वो एक विवादित परिसर है, 1947 में भी इसका स्वरूप, इसका स्टेटस। तो सुभाष जी, पहले मैं जो आपने बात बोली है अनीशा से सवाल लूंगा। अनीशा, जो दोनों बातें कही हैं, एक वर्शिप एक्ट की बात कही है, एक वक्फ की बात कही है, क्या लगता है कि ये मुस्लिम पक्ष के फेवर में जाएगा या मुस्लिम पक्षी दलील काफी हैं उनके फेवर में? देखिए समर्थ, दलील किसकी ज्यादा भारी है या किसके पक्ष में जाएगा ये तो हम अभी कह ही नहीं सकते, वो तो जज साहब का प्रेरोगेटिव है, वो देखेंगे। लेकिन अगर आप प्योरली लॉ के पर्सपेक्टिव से देखें तो 2 चीज हैं। एक, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में साफ है कि आप इस तरह का पिटिशन नहीं ला सकते, आप इस तरह की याचिका ला ही नहीं सकते। लेकिन जो हिंदू पक्ष की तरफ से आर्ग्यूमेंट उठी है वो ये है कि हम इसका रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं करना चाहते, हम ये आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या है। तो कोर्ट को ये भी थोड़ा बैलेंस करके देखना होगा कि अगर श्रृंगार गौरी मंदिर में शुरुआती तौर से पूजा होती रही है तो क्या उसका रिलीजियस कैरेक्टर आप किस तरह से मानेंगे। दूसरी बात लेकिन उसकी ये भी कि मंदिर में भी पूजा साल में 2 बार होती रही है, लेकिन मस्जिद में भी लगातार नमाज पढ़ी जा रही है। मस्जिद को भी बाकायदा वक्फ एक्ट के अंदर नोटिफाई करके मस्जिद बनाया गया है। तो किसी न किसी तरह से कोर्ट को, सरकार को इस चीज को बैलेंस करना होगा। जिस तरह जो ये कहा जा रहा है कि एक तरफ बात साबित हो जाए, वो मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं होने वाला है। वर्शिप तो श्रृंगार गौरी में भी हो रही है, दोनों जगह पर पूजा लगातार हो रही है, दोनों जगह का क्लेम लगातार है। और 1991 का एक्ट जो है वो बिल्कुल साफ है कि जो सिचुएशन
आजादी के दिन थी वही रहेगी। तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि दोनों रिलीजन्स को, दोनों कम्युनिटीज को साथ में मिलके कुछ अपना निकालना होगा सोल्यूशन कि किस तरह से दोनों की पूजा चलती रहे। बिल्कुल अनीशा, दीपक जी भी मौजूद है हमारे साथ। दीपक, ये बताइए, आप केस में आप भी जुड़े रहे हैं शुरुआत से। जो फाउंटेन कहता है, मुस्लिम पक्ष कहता है वो फाउंटेन है, आप कहते हैं शिवलिंग है, तो प्रूफ कैसे करेंगे? पहले तो अगर प्रूफ की बात होती है तो प्रूफ के लिए हम लोग उसके लिए डिमांड कर रहे हैं। इस फैसले जो कल फैसला आएगा उसके बाद हम लोग उस पर डिमांड करेंगे कार्बन डेटिंग के लिए। कार्बन डेटिंग होगी, कार्बन डेटिंग के बाद जो है ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि वो जो है जिसको वो फाउंटेन कर रहे हैं वो फाउंटेन है या वो हमारे शिवलिंग है, जो है हमारे ज्योतिर्लिंग है। हाँ, जहाँ तक बात जैसे कि अनीशा जी ने कहा, हमारे बड़े भाई विद्वान जो है अधिवक्ता सीनियर लॉयर ने कहा कि 1991 तक वहाँ जो है प्रतिदिन वहाँ जो है पूजा होती थी। वो किसके आदेश पे, किस बिहाफ पे उस पूजा को रोका गया? पहले तो इस सवाल का जवाब अभी तक जो है नहीं आ पाया है। ये चीजें जो है थोड़ा संशय वाली चीजें हैं कि किस ऑर्डर पे, किसके बिहाफ पे ये चीजें वहाँ जो प्रतिदिन जो मां श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी उसको रोका गया जो है। एक आखिरी सवाल मैं सुभाष जी आपसे ले रहा हूँ, अगर फेवर में नहीं आता है तो क्या करेंगे, और अगर आता है तो आगे क्या? देखिए, अगर नहीं आता का प्रश्न नहीं है सार्थक जी, इसको आना ही आना हमारे पक्ष में है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2-3 दिन पहले जो है कोई आदेश जो इसमें उन्होंने कहा है कि ये जो काशी और मथुरा, उसने कहा है कि इस कानून के तहत इनको नहीं लाया जा सकता है, चूंकि ये मामला जो है विवादित है। और ये जो कानून 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये विवादित स्थलों में जिस स्थल का नेचर, कैरेक्टर, स्टेटस क्लियर नहीं है, डिफाइन नहीं है, उस पर कैसे आप लागू करेंगे? इसलिए ये कानून इस ज्ञानवापी पे लागू नहीं होता है। इसलिए इसको खारिज होना है। 7 रूल 11 में जो मुस्लिम पक्ष की मांग है वो खारिज होना है, क्योंकि और दूसरा इन्होंने वक्फ बोर्ड की भी बात की। वक्फ की संपत्ति है, इन्होंने कहा वक्फ की संपत्ति का प्रमाण आज तक इन्होंने कोर्ट में भी कोई दस्तावेज नहीं दे पाए। इसलिए जो है ये इनको। अनीशा से मेरा एक आखिरी सवाल है। अनीशा, लीगल आप देख रही हैं काफी टाइम से, ये केस बाकी केस से आपको कितना अलग लग रहा है और आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी है? देखिए, पलड़ा भारी है वाला सवाल आप मुझसे नहीं पूछ सकते हैं। जैसे मैंने कहा, जज साहब के ऊपर के विवेक के ऊपर है। कानून के मुद्दे पर जब आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं सिर्फ ये बोलूंगी, एक्ट में जो है, देखिए कोई क्या कहता है, किसी की किसी का क्या मानना है, कोई किसका क्या फेथ है, उससे कानून के लॉ के कागज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कानून में यह है कि जो चीज 15 अगस्त 1947 को थी वो रहेगी। अब उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा दोनों तरफ से कि क्या थी। दूसरी बात यह भी याद रखिएगा कि इस केस में 1991 से ही एक पहले से भी सेम इशू पर मुद्दा चल रहा है, जो कि हाईकोर्ट के सामने अभी लंबित है। इनफैक्ट उसकी भी सुनवाई कल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने है। तो कल जो भी फैसला आएगा, एक पक्ष की तरफ से या दूसरी पक्ष की तरफ जाता है, जो भी फैसला आएगा वो गारंटीड है कि हाईकोर्ट में चैलेंज होगा और मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि किसका पलड़ा भारी है, मुद्दा ये है कि कानून की लकीर ये है कि 15 अगस्त 1947 पे लकीर खींच दी गई है, उसको आप किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। और उस लकीर के बाद जो हिंदू पक्ष का कहना है कि रिलीजियस कैरेक्टर तो आप पहले सोच लीजिए, उस पर कोर्ट किस तरह से इंटरप्रिटेशन देता है। तो इसकी तरफ जाएगा या उसकी तरफ जाएगा वो तो पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक जरूर जाएगा, ये मैं गारंटी ले रही हूँ। बिल्कुल अनीशा, तो ये थी हमारी पूरी टीम, जिस तरह से हमने दिखाया आपको, हिंदू अधिवक्ता थे, हमारे करस्पॉन्डेंट थी लीगल की, किस तरह से बताया समझाया, यूपी तक पर आप लोगों ने देखा। अब अहम फैसला है, देखना है कि कोर्ट ने जो ऑर्डर रिजर्व किया है उसमें क्या छुपा है। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी, यूपी तक।